आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। देखो, इतना तो सभी जानते हैं कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश है ये 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया है। 1 नवंबर 1956 ये मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। हमको बेसिकली मध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण या मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ है उसको समझना है। इसको हमको दो रूपों में समझना है कि 1 नवंबर 1956 के पहले मध्य प्रदेश कैसा था। 1956 के पहले, ठीक है ना, तभी हमको समझ आएगा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश किसको मिलाकर बनाया गया था। 1956, 1 नवंबर 1956 के पहले मध्य प्रदेश कैसा था। दूसरी बात क्या है, देश को आजादी 1947 में मिली है। तो हमको यह समझना है कि एक तो 1947 से 1956 के बीच में मध्य प्रदेश का क्या स्वरूप रहा है, मध्य प्रदेश क्या था। और दूसरा ये देखना है 1947 के पहले मध्य प्रदेश क्या था। पहले हम देखते हैं, शुरुआत यहां से करते हैं कि स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश क्या था, स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया, और फिर 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया। मतलब स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले हमको यह देखना है कि स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश क्या था, मध्य प्रदेश का स्वरूप क्या था, कौन कौन शामिल था मध्य प्रदेश में। फिर स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया। तो 3 स्टेज में हमको ये देखना है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्वतंत्रता के पहले 1947, स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश का क्या स्वरूप था। स्वतंत्रता के पहले, तो देखो स्वतंत्रता के पहले जो मध्य प्रदेश है, दरअसल यहां पर क्या है, अंग्रेजों का शासन था जब भारत में, तो अंग्रेजों ने देसी रियासतों को पराजित करके और उन पर आधिपत्य कब्जाना चालू किया था और उनके क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहना चालू कर दिया था। तो कुछ क्षेत्रों को तो वो अपने साम्राज्य के अधीन ले आए थे और बाकी क्षेत्र देसी रियासत के रूप में, मतलब जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों का क्षेत्र दो हिस्सों में बटा था। एक को कहते थे ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, और दूसरा होता था देसी रियासतें, देसी रियासतें। मतलब देखो, पहले तो टोटल पूरा भारत ही रियासतों में बटा था, राजा महाराजाओं का शासन था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने एक एक करके देसी रियासतों को पराजित किया और उनको पराजित करके उनकी स्वतंत्रताओं का अंत कर दिया और वे क्षेत्रों को जीतते गए और मिलाते हुए एक ब्रिटिश भारत बना दिया। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था और कुछ देसी रियासत क्या बच गई थी, जो उनकी विलय नीति थी उसके तहत कुछ देसी रियासत बच गई थी। तो अंग्रेजों के समय पूरा भारत इस रूप में दिखाई देता है कि आधा ब्रिटिश भारत था और बचा हुआ हिस्सा देसी रियासत के अधीन था। अब देखो, मध्य प्रदेश में जो आजादी के पहले हमको सबसे पहला एक प्रांत अस्तित्व में देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं जो 2 नवंबर 1961, 2 नवंबर 1961, 2 नवंबर 1961 को अंग्रेज एक प्रांत का गठन करते हैं जिसका नाम है सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस। 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861 को अंग्रेज एक प्रांत का गठन करते हैं सेंट्रल प्रोविंस के नाम से। इस सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का अपना जो महाकौशल वाला क्षेत्र है, जबलपुर वाला क्षेत्र है, इन सबको मिलाकर एक सेंट्रल प्रोविंस का गठन करते हैं। और इस सेंट्रल प्रोविंस को सबसे पहले ये न्यायिक क्षेत्र बनाते हैं, न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र, न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र। मतलब अंग्रेजों ने जो खासकर मराठाओं का शासन था और छोटी छोटी रियासतें थी उन सबको पराजित करके और सबको मिला के एक सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया। महाकौशल, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा नागपुर विदर्भ वाला क्षेत्र, इन सबको मिला के सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया और यहाँ पर एक न्यायिक कमिश्नर की नियुक्ति कर दी और ये क्या कहलाने लगा, न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र कहलाने लगा 2 नवंबर 1861 को। फिर 1921 में, 1921 में इस न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र को गवर्नर क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया, गवर्नर क्षेत्र। मतलब अब ये कमिश्नर नहीं, यहां पर कौन बैठेगा, गवर्नर। मतलब सेंट्रल प्रोविंस का प्रमुख कौन हो गया, गवर्नर। फिर
1936 में 1936 में इस सेंट्रल प्रोविंस में एक और क्षेत्र मिला दिया गया, बरार। हैदराबाद रियासत के अधीन था बरार क्षेत्र। पहले हैदराबाद से बरार को लीज पर लिया गया और फिर उसको परमानेंट विलय कर दिया गया। तो 1936 में बरार मिला दिया गया और 1936 के बाद से ही यह क्षेत्र कहलाने लगा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। 1936 के बाद यह क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस और बरार, अब इसके अंतर्गत महाकौशल, जबलपुर वाला क्षेत्र, कुछ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, नागपुर, विदर्भ, ये पूरा क्षेत्र मिला के एक प्रांत का गठन हो गया जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। मतलब देखो हम 1947 तक पहुंच रहे हैं। 1947 तक की स्थिति को समझना है तो मध्य प्रदेश आज जहां पर है, जिस क्षेत्र को मिला के मध्य प्रदेश कह रहे हैं, वहां पे हमको एक प्रांत दिखाई देता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो मतलब देखो ये डेट याद रखना है, 2 नवंबर 1861, ये मेन डेट है जिस दिन सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया था। फिर बाद में उसमें 1936 में बरार क्षेत्र को मिला दिया गया और ये पूरा क्षेत्र सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाने जाने लगा। मतलब देखो स्वतंत्रता के पहले एक प्रांत हो गया था मध्य प्रदेश में जिसको सीपी एंड बरार कहते थे। सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की कहानी, ये एक प्रांत हो गया था अंग्रेजों के अधीन। अब ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला जो हिस्सा था, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जो हिस्सा था वो थी देसी रियासतें। देसी रियासतें अलग अलग क्षेत्र की थी। मालवा में रियासत थी, होलकर रियासत थी और छोटी छोटी रियासत थी, ग्वालियर की सिंधिया रियासत थी, बुंदेलखंड की बहुत सारी रियासत थी, बघेलखंड की बहुत सारी रियासत थी, छोटी छोटी सारी रियासतें थी। इन रियासतों को मिला के अंग्रेजों ने 1854 में इंडिया एजेंसी का गठन किया। 1854 में इंडिया एजेंसी का गठन किया। सबसे शुरू में, सबसे 1854 में क्या, इंडिया एजेंसी का गठन किया। और इस इंडिया एजेंसी के अंतर्गत मालवा की समस्त रियासतें, बुंदेलखंड, बघेलखंड की रियासतों, तो बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा को मिलाकर 1854 में इंडिया एजेंसी का गठन किया गया। कुछ समय पश्चात इसमें ग्वालियर रियासत को भी मिला लिया गया। ग्वालियर रियासत को मिला दिया गया और जो इंडिया एजेंसी थी इसको सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। सेंट्रल इंडिया एजेंसी। और इस सेंट्रल इंडिया एजेंसी पर ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किए जाते थे। रेजिडेंट मतलब एक प्रतिनिधि, देसी रियासत शासन करेंगे लेकिन एक प्रतिनिधि होगा जो अंग्रेजों का प्रतिनिधि होता था और यही पूरा शासन को चलाता था। देसी रियासत तो नाम मात्र के थे, ठीक है ना। तो मतलब देखो मध्य प्रदेश जिसको हम कह रहे हैं, वहां पर अंग्रेजों के समय 2 क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार और दूसरा क्षेत्र कहलाता था सेंट्रल इंडिया एजेंसी। सीपी और बरार डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन था। सेंट्रल इंडिया एजेंसी में बहुत सारी रियासतों को शामिल किया गया था। तो देखो स्वतंत्रता के पहले हम ये समझ गए कि भारत जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश 2 क्षेत्रों में बटा था। एक को सीपी एंड बरार और दूसरे को कह रहे थे सेंट्रल इंडिया एजेंसी। सेंट्रल इंडिया एजेंसी 2 क्षेत्र हो गए। अब स्वतंत्रता के पश्चात हम राज्यों का पुनर्गठन करते हैं और राज्यों के पुनर्गठन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते जाते हैं। मतलब देखो सेंट्रल इंडिया एजेंसी हो गई और सीपी एंड बरार हो गया। ये सेंट्रल इंडिया एजेंसी में आगे फिर थोड़ा सा बदलाव होता है। 1911, एक डेट और याद रखना, 1911 में ग्वालियर इस सेंट्रल इंडिया एजेंसी से अलग हो जाता है। ग्वालियर सेंट्रल इंडिया एजेंसी से अलग हो जाता है, ये अलग ही हो गया। अब सेंट्रल इंडिया एजेंसी में फिर से पुरानी स्थिति मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड बसते हैं। ये ग्वालियर सेंट्रल इंडिया एजेंसी से अलग हो जाता है, ठीक है ना।
फिर इस सेंट्रल इंडिया एजेंसी में देखो बदलाव होता है। एक तो ग्वालियर अलग हो गया, अब सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंतर्गत केवल मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड बसता है। फिर 1948 1948 22 अप्रैल 1948 को मालवा और ग्वालियर, मालवा और ग्वालियर इनको मिला के एक प्रांत बनाया गया जिसको कहते हैं मध्य भारत। मध्य भारत, मालवा और ग्वालियर को मिला के एक प्रांत बनाया गया जिसको कह रहे हैं मध्य भारत। ठीक है ना। तो देखो 1948 में, मतलब आजादी के बाद, हमने जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी है उस सेंट्रल इंडिया एजेंसी को खत्म कर दिया। अब सेंट्रल इंडिया एजेंसी में केवल बघेलखंड और बुंदेलखंड बचा है। बाकी मालवा और ग्वालियर दोनों को मिला के एक अलग प्रांत बना दिया जिसको क्या नाम दिया, मध्य भारत। बाकी सीपी एंड बरार को एज इट इज रहने दिया। सीपी एंड बरार था, एक आजादी के पहले भी था, आजादी के बाद भी प्रांत ही रहा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और दूसरा प्रांत अब बन गया मध्य भारत, जिसमें मालवा और ग्वालियर, मालवा की होलकर रियासत और ग्वालियर की सिंधिया रियासत और भी बहुत छोटी छोटी रियासतें थी, इनको मिला के एक प्रांत बना दिया गया, मध्य भारत प्रांत नाम दिया गया उसको। इस मध्य भारत प्रांत में अलग 16 जिले थे टोटल। अब उस डिटेल में नहीं जा रहे अपन को, बस इतना ही काम का है कि इसमें फिर इनकी 6 महीने राजधानी इंदौर रहती है और 6 महीने ग्वालियर रहती है। हालांकि वो 5.5 और 6.5 महीने रहता है, 6.5 महीने ग्वालियर, 5.5 महीने इंदौर। ठीक है ना। तो देखो सीपी एंड बरार ये आजादी के पहले भी था, आजादी के बाद भी हमने इसको प्रांत बनाए रखा। दूसरा प्रांत बन गया हमारा मध्य भारत। अब सेंट्रल इंडिया एजेंसी खत्म है, उसमें केवल बुंदेलखंड और बघेलखंड है, तो उनको मिला के हम एक और प्रांत बना देते हैं जिसको कहते हैं विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश मतलब क्या है, इसके अंतर्गत है बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के विंध्य प्रदेश का निर्माण किया जाता है। यह भी 1948 में ही किया गया। 1948 में विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आता है और उसकी राजधानी रीवा होती है। ठीक है ना। तो देखो आजादी के पश्चात सीपी एंड बरार, दूसरा प्रांत हो गया मध्य भारत, और तीसरा प्रांत हो गया विंध्य प्रदेश, और चौथा भोपाल स्वतंत्र रियासत ही रहती है। भोपाल ये अलग स्टेट ही रहती है, भोपाल रियासत। इसका नवाब जो हमीदुल्ला खान है विलय नहीं करता है, लेकिन अंततः 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में होता है और भोपाल एक अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आता है। तो मतलब देखो आजादी के पहले जो मध्य प्रदेश था उसमें केवल 2, सीपी बरार और सेंट्रल इंडिया एजेंसी। आजादी के पश्चात 4 हो गए, सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल प्रांत, 4। ठीक है ना। अब देखो आजादी के पश्चात हमने जो भारत सरकार ने प्रांतों का समूहन किया था या जो प्रांतों का गठन किया गया था, उन प्रांतों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया था। प्रांतों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन सी श्रेणी थी? सबसे पहला था पार्ट ए। पार्ट ए देखो, इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें राज्यों के पुनर्गठन को समझाया है। उस राज्यों के पुनर्गठन में ये एबीसीडी सब कुछ है, तो समझ आएगा कि आजादी के पश्चात हमने जो प्रांतों का गठन किया था, 4 प्रकार के प्रांत बनाए थे, और ये 4 प्रकार के प्रांत क्यों बनाए थे उसमें पूरी बात बताई है। तो देखो जो 4 प्रकार के प्रांत था उसमें जो पार्ट ए था, इस पार्ट ए के अंतर्गत सीपी एंड बरार को रखा गया। सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और इसकी राजधानी थी नागपुर। इसकी राजधानी बनाई गई नागपुर, और ये पार्ट ए का हिस्सा था। पार्ट ए, पार्ट ए के प्रांत के अंतर्गत और भी बहुत सारे प्रांत थे, जैसे आपका यूनाइटेड प्रोविंस था, बिहार, बंगाल, ये सब पार्ट ए के अंतर्गत थे। उसी पार्ट ए के अंतर्गत सीपी एंड बरार को रखा गया था। इसकी राजधानी नागपुर थी, और इसके जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, इस प्रांत के जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल।
पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसके पहले जो राज्यपाल बनते हैं, राज्यपाल होते हैं ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव, ये पहले राज्यपाल हो गए। ठीक है ना। तो देखो मध्य प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात एक प्रांत सीपी बरार जो पार्ट ए के राज्यों के अंतर्गत आता है। फिर पार्ट बी के अंतर्गत रखा गया मध्य भारत को, मध्य भारत, और इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर दोनों थी। इंदौर और ग्वालियर। तो इस मध्य भारत प्रांत के जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं लीलाधर जोशी। पहले मुख्यमंत्री बनते हैं लीलाधर जोशी। और जो इनके पहले जिसको हम कहना चाहिए कि जो यहां पे राज प्रमुख नियुक्त किए गए, राज प्रमुखों की नियुक्ति की गई। यहां पे जो पहले राज प्रमुख बनते हैं वो बनते हैं जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया, ये पहले राज प्रमुख बनते हैं जीवाजी राव सिंधिया। और उप राज प्रमुख बनाया गया था यशवंत राव होलकर को। और पहले सीएम बनते हैं लीलाधर जोशी। अब देखो यहां पर राज प्रमुख शब्द यूज किया गया है और यहां पर राज्यपाल शब्द यूज किया गया है। ये देशी रियासतों को मिलाने का तरीका था। जो राज्यों का पुनर्गठन है मैंने उसमें बताया है कि इनको क्यों राज प्रमुख कह रहे हैं। तो वहां पे राज प्रमुख और यहाँ पे राज्यपाल। बाकी फिर जब यहाँ पर मध्य भारत प्रांत में पहले चुनाव होते हैं और चुनाव के पश्चात जो राज्यपाल आपके बनते हैं बाद में, जब राज्य का पुनर्गठन होता है 1956 में यहाँ के राज्यपाल होते हैं लीलाधर जोशी। सॉरी, फिर यहाँ पे मुख्यमंत्री 1956 के मुख्यमंत्री हैं तखतमल जैन। 1956 के मुख्यमंत्री। फिर है पार्ट सी के अंतर्गत आता है विंध्य प्रदेश। और विंध्य प्रदेश की राजधानी रहती है रीवा। और विंध्य प्रदेश के जो पहले राज प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं, वो रीवा के महाराज मार्तंड सिंह देव को नियुक्त किया जाता है। मार्तंड सिंह देव को नियुक्त किया जाता है। मार्तंड सिंह देव। और यहां के जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, वो बनते हैं शंभुनाथ शुक्ल। दरअसल देखो जो विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश की कहानी थोड़ी सी यहाँ पर अलग होती है। पहले विंध्य प्रदेश पार्ट बी के अंतर्गत रखा गया था और विंध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में अलग अलग मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। दोनों के प्रमुख भी अलग अलग बनाए गए थे। लेकिन बाद में 1950 में जो चुनाव 1951-52 में चुनाव हुए तो फिर उसके बाद बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों को मिला के एक ही मंत्रिमंडल बनाया गया और जिसके मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल होते हैं। ठीक है ना। तो ये रीवा प्रदेश की कहानी थी, विंध्य प्रदेश की कहानी थी। पार्ट सी के अंतर्गत ही भोपाल को रखा गया। और भोपाल की राजधानी भी भोपाल थी। पहले पुरानी राजधानी इस्लामपुर को बनाया गया था। वो जो जगदीशपुर था उसको नाम बदल के इस्लामपुर कर दिया गया था। वो प्रारंभिक राजधानी है, नहीं तो भोपाल ही राजधानी आप मानो। इस भोपाल को 1949 में विलय कर लिया गया था। और भोपाल स्टेट के जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है ना। तो देखो ये मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता के पश्चात 4 पार्ट थे, 4 अलग अलग प्रांत थे। सीपी और बरार एक अलग प्रांत है,
मध्य भारत एक अलग प्रांत है, विंध्य प्रदेश एक अलग प्रांत है और भोपाल एक अलग प्रांत है। मतलब स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश 4 प्रांतों में बटा हुआ था। अभी मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं है, कोई मध्य प्रदेश नहीं है, 4 प्रांत है, सेंट्रल प्रोविंस बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल। और ये 4 प्रांत 3 टाइप की कैटेगरी में बटे थे, ए, बी और सी। एक और कैटेगरी थी डी, उस डी में तो अलग मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा नहीं था, उसमें अंडमान निकोबार था, तो उसको हम यहां नहीं देख रहे हैं। केवल 3 श्रेणियों में, मतलब जो स्वतंत्रता के पश्चात है मध्य प्रदेश 3 श्रेणियों में बटा था, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी, और 4 पार्टों में बटा हुआ था, सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। अब ये मंत्रिमंडल बन जाता है, चुनाव भी हो जाता है, सब कुछ भी हो जाता है, लेकिन फिर क्या है, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चालू हो जाता है। 1953 में जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। उसके पश्चात 1956 में फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको कहते हैं, फजल अली आयोग, या इसी को क्या कह रहे हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग। बात एक ही है, फजल अली की अध्यक्षता में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने का कहा गया था। अन्य 2 सदस्य थे के एम पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इन्हीं की सिफारिशों पर अब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो इसी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन क्रम में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो देखो क्या क्या, सीपी और बरार, सीपी बरार जो हिस्सा था, इस सीपी बरार से मराठी भाषी क्षेत्रों को अलग कर दिया गया। मराठी भाषी क्षेत्र अलग, वो महाराष्ट्र को सौंप दिए गए। मराठी भाषी क्षेत्र कौन कौन से, जैसे इस प्रांत की जो राजधानी थी नागपुर, ये भी महाराष्ट्र में चला गया। टोटल 8 जिले थे जो सीपी और बरार से निकाल के महाराष्ट्र को दे दिए गए। नागपुर, अकोला, बुल्ढाना, अमरावती, यवतमाल, चांदा, भंडारा, टोटल कितने, 8 जिले। ये 8 जिले किसको सौंप दिए गए, महाराष्ट्र को सौंप दिए गए। बचा हिस्सा मध्य प्रदेश में जाएगा। ऐसे जो मध्य भारत था, मध्य भारत, ये मध्य भारत पूरा की पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। केवल मध्य भारत का एक हिस्सा, जो एक मध्य प्रदेश का भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा क्षेत्र, सुनेल टप्पा, मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा राजस्थान को दे दिया गया। बाकी पूरा मध्य भारत भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, पूरा की पूरा विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में मिलाया गया। और भोपाल, भोपाल का भी पूरा विलय कर लिया गया। तो देखो 1 नवंबर 1956 को सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन चारों को मिला के मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आता है 45 जिलों के साथ। ठीक है ना। तो ये देखो 1956 में सीपी बरार, मैंने सीपी बरार की कहानी बता दी, मध्य भारत की कहानी बता दी, विंध्य प्रदेश की कहानी बता दी और भोपाल की कहानी बता दी। इन सबको मिला के 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आता है। 45 जिले इसमें होते हैं। फिर अब मध्य प्रदेश का इसके बाद आंतरिक पुनर्गठन चालू होता है, जिलों को अलग अलग बनाया जाता है। तो इस आंतरिक पुनर्गठन में सबसे पहले यहां पर 1972 में, 1956 में 45 जिले, फिर 1972 में 2 नए जिले बनते हैं, भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिलों का अस्तित्व आता है, भोपाल और राजनांदगांव। तो मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 45 टोटल। वो पहले मध्य प्रदेश जब अस्तित्व में आया था तब 43 जिले थे और अब कितने जिले हो गए, 45, टोटल 45 जिले। फिर इसके पश्चात 1983 में जिला पुनर्गठन समिति, जिला पुनर्गठन समिति, जिला पुनर्गठन समिति बनती है बी आर दवे की अध्यक्षता में।
बी आर दवे की अध्यक्षता में। और इस बी आर दवे समिति की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश में 1998 में 10 जिले अस्तित्व में आते हैं। 1998 में 10 जिलों का गठन किया गया। इन 10 जिलों में से जो 6 जिले हैं वो तो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं और 4 जिले हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। तो देखो 10 का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, केवल जो 4 मध्य प्रदेश में हैं उन्हीं का नाम याद रखो। कौन कौन से? बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी, ये 4 जिले। फिर 1998 में ही फिर से जिलों का गठन किया जाता है और अब जो जिले गठित किए गए वो 6 जिले गठित किए गए। इन 6 जिलों में से भी 3 जिले तो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं, 3 ही हमारे पास हैं। तो ये 3 जिले कौन कौन से हैं जो 1998 में अस्तित्व में आए हैं? ये हैं उमरिया, हरदा और नीमच। उमरिया, हरदा और नीमच। और ये जो 6 जिले बने थे 1998 में, ये बने थे सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 1998 में, ठीक है ना। तो देखो 1956 में 43 जिले थे, फिर 1972 में 2 जिले बने तो टोटल जिलों की संख्या होगा 45। फिर 10 जिले बने 55 और फिर 6 जिले और जुड़ गए तो टोटल हो गए 1998 में 61 जिले हो गए मध्य प्रदेश में। अब फिर मध्य प्रदेश का विभाजन होता है 1 नवंबर 2006 और छत्तीसगढ़ का गठन होता है। और छत्तीसगढ़ का गठन किया जाता है तो मध्य प्रदेश से 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और वापस से 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 45। मतलब जितनी 1956 में थी 2000 में पुनः 45 हो जाती है। अब फिर 45 के बाद मध्य प्रदेश में नए जिलों का गठन चालू होता है। 1956 में 45 जिले थे, 2000 में फिर से हम 45 जिलों पर आ गए। अब देखो 2000 के बाद 2003 में 3 नए जिलों का गठन किया जाता है। 2003 में 3 नए जिले बनाए। एक बनाया अशोकनगर, गुना को काटकर अशोकनगर बनाया गया। दूसरा खंडवा से बुरहानपुर का गठन किया गया। खंडवा से काटकर बुरहानपुर। और तीसरा है शहडोल से काटकर अनूपपुर का गठन किया गया। अनूपपुर का गठन किया गया। तो देखो 45 और 3 हो गए कितने? 48 जिले 2003 में। फिर 2003 के बाद 2008 में फिर 2 नए जिले बनाए गए। 2008 में फिर 2 नए जिले बनाए गए और 2008 में जो जिलों का गठन किया गया था वो थे अलीराजपुर, एक अलीराजपुर था और दूसरा था सिंगरौली। झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। तो देखो 45 और 3 48 और 48 और 2 2008 में कितने हो गए? 50 जिले हो गए। फिर 2013 में एक और नए जिले का गठन किया गया। 2013 में आगर मालवा और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 51। फिर 2018 में एक और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिले का गठन किया गया। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले हैं, ठीक है ना। तो देखो ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है आजादी के पहले से, आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 से वर्तमान तक सारी हमने जानकारी उपलब्ध करा दी है।